Good morning, my dear students and faculty members. Myself, Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Zoology, राजकीय बांगड़ा महाविद्यालय डीडवाना। मैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत और यह टॉपिक इथोलॉजी में भी सम्मिलित है। दोनों में ही आज के इस संबोधन में पार्ट 4 एवियन माइग्रेशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने माइग्रेशन के बारे में विभिन्न एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया और इसी क्रम में गस्टेव क्रेमर का स्टर्लिंग्स के ऊपर जो प्रयोग था उसको मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ, पुनः समझा रहा हूँ। इसमें केज के अंदर इधर केज है, इधर सूर्य है। पहले डायग्राम में आप देखिए, यहाँ बर्ड जो है सूर्य को अपने लेफ्ट साइड में रखते हुए चलती है और शाम के समय सूर्य को अपने पीछे रखते हुए, क्योंकि सूर्य की स्थिति बदल जाती है, सूर्य को एक कंपास के रूप में प्रयोग करते हुए उस चिन्ह को एक लैंडमार्क के रूप में लेते हुए स्टर्लिंग बर्ड्स सूर्य का प्रयोग करती हैं एक दिक्सूचक के रूप में, कंपास के रूप में। इस डायग्राम में ए, बी और सी 3 डायग्राम्स हैं। इसमें फ्रेंच सायर ने एक कृत्रिम ताराघर या प्लेनेटोरियम बनाया। इसमें फुदकियाँ जो कि बर्ड्स हैं, छोटी वार्बलर्स भी कहते हैं इनको अंग्रेजी में, इनके साथ एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में प्रदर्शित करने के लिए कि नैश प्रवासी मार्गदर्शन के लिए तारों का उपयोग करते हैं। प्लेनेटेरियम में आप देखिए बर्ड को रखा, डिफरेंट प्लैनेट्स रख दिए, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए पक्षी प्रवास करते हैं, उड़ते हैं। और क्योंकि तरुण पक्षी जिन्होंने पहले कभी प्रवास नहीं किया था, अपने माता पिता से स्वतंत्र होकर यात्रा करते समय सूर्य से इसी प्रकार का नव संचालनीय दिक् विन्यास कर लेते हैं। और एक अन्य तरुण जर्मन वैज्ञानिक फ्रेंच सायर, जिसने रात्रि को उड़ने वाले पुराने दुनिया की फुदकियों या ओल्ड वर्ल्ड बार्बलर्स को प्रयोग में लिया और यह एक विस्मयकारी या स्तब्धकारी खोज की कि रात्रि के प्रवासी पक्षी तारामंडलों मतलब प्लैनेट्स के द्वारा नौ संचालन करते हैं, नेविगेशन करते हैं, उनको ध्यान में रख कर के उड़ते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। और उसने यह भी प्रमाणित किया कि इन रात्रि के पक्षियों को रात बीतने के साथ साथ चलने वाली तारामंडलों की गतियों के प्रतिकार के लिए अपने मार्ग में लगातार संशोधन करना आवश्यक होता है। यह दर्शाने के लिए उसने पक्षियों के पिंजरे को एक कृत्रिम ताराघर के भीतर रखा और जिसके खगोलीय गुंबद को घुमाया जा सकता था, परंतु यह निष्कर्ष कि पक्षी दिन में सूर्य और रात्रि में तारों द्वारा नेविगेशन करते हैं, दिक् विन्यास करते हैं, गंभीर संदेहों का विषय है। सभी पक्षी सुस्पष्ट निष्कर्ष प्रदान नहीं करते और अनेक सदस्य गलत दिशा में भी चले जाते हैं। इन नकारात्मक परिणामों, नेगेटिव रिजल्ट्स को घोषित नहीं किया गया और इसके अलावा बर्ड्स को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा गया और इन प्रयोगों का प्रवास की किसी थ्योरी के समर्थन में उपयोग नहीं हो सकता था। और शॉर्ट में अगर हम कहें तो प्रवासी पक्षी अपना मार्ग किस प्रकार ज्ञात करते हैं,
यह समस्या अभी भी अनसॉल्व्ड है, अनसुलझी हुई है। वे अपने टारगेट को ठीक निर्धारण किस प्रकार करते हैं, अभी तक एक अनबूझ पहेली बना हुआ है। और यह भी नहीं पता कि पक्षी के शरीर में दिक् विन्यास यंत्र कहाँ अवस्थित है। वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि निम्न श्रेणी के जंतु भी जिनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता, इसी प्रकार का दिक् विन्यास प्रदर्शन करते हैं। और हम प्रवास के संबंध में बहुत कुछ जान चुके हैं, परंतु पूरी सच्चाई ज्ञात करने के लिए अभी अनेकों प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशंस एवं प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो अब हम बात करते हैं प्रवास का ओरिजिन कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। शुरू में प्रवास किसने आरंभ किया? मूल अर्थात दूरस्थ आरंभिक कारण अब तक बहुत अनुमान का विषय रहा है। पहले का माता पिता का अनुसरण का सिद्धांत त्यागना पड़ा। जब यह ज्ञात हुआ कि शरत काल में दक्षिणावर्ती यात्रा के समय नवपंख युक्त किशोर पक्षी अपने माता पिता से आगे चलते हैं, एक अन्य सिद्धांत मानता है कि पक्षियों का मूल गृह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में था। प्लीस्टोसीन एरा में, प्लीस्टोसीन पीरियड के अंदर, प्लीस्टोसीन कल्प के समय जलवायु सुहावना, ताड़ के वृक्षों सहित एवं वातावरण पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल था। परंतु प्लीस्टोसीन के अंतिम समय हिमाच्छादन या ग्लेशिएशन हुआ, बर्फ़ जम गई और जिससे उत्तरी गोलार्ध बर्फ़ की चादरों से ढक गया। और इस वजह से बढ़ते हुए हिमनदों के साथ बढ़ती हुई ठंड ने पक्षियों को दक्षिण की ओर जाने को बाध्य किया। परंतु जब हिमनद पीछे हट गए और जलवायु भी कम कठोर हुई, तब पक्षी वापस लौट आए। आधुनिक प्रवास हिमयुग की घटना की संक्षिप्त पुनरावृत्ति दर्शाता है, लेकिन यह सिद्धांत विश्व के उन भागों में होने वाले प्रवास का जो कभी भी हिमाच्छादन से प्रभावित नहीं रहे, स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है। और एक अन्य सिद्धांत मानता है कि पक्षियों का पैतृक निवास उत्तर के स्थान पर दक्षिण में था और वे दक्षिण को घोंसला बनाने और जनन के लिए लौटते थे। अब यह समझा जाता है कि प्रवास का उद्गम 10 से 20 लाख वर्ष पहले प्लीस्टोसीन कल्प में नहीं हुआ था, बल्कि यह करोड़ों वर्ष पहले से निरंतर जारी है। और इसी श्रृंखला में पक्षी वैज्ञानिक जीन डॉस्ट ने 1970 में प्रवास का उद्भव टर्शरी पीरियड में मानता है, और जिस समय मौसमों के एकांतरण के फलस्वरूप पक्षियों में उसी प्रकार का संचालन हुआ या नेविगेशन हुआ जिस प्रकार आजकल प्रवास के समय होता है। फिर क्वाटरनरी कल्प में, विशेषकर हिमाच्छादन काल में, ये संचालन और अधिक स्पष्ट हो गए। सर्वाधिक विश्वसनीय सिद्धांत प्रवास को एक विकासीय प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट करता है। इसी तरह से भूतकाल में उष्णकटिबंधीय पक्षी संभवतः अधिक ठंडे या उत्तरी अक्षांशों में फैल गए थे, जहां प्रचुर भोजन उपलब्ध था, परंतु जाड़ा आने पर वे दक्षिण को लौटने के लिए बाध्य हो गए। प्रजाति के लंबे इतिहास में यह घटना या घटनाओं का क्रम
एक जन्मजात प्रचलन बन गया और पक्षी प्रवासन के लिए अध्ययनरत एक अग्रणी साइंटिस्ट विलियम रॉवेन के अनुसार वर्तमान समय के पक्षियों के संचालन या प्रवास का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण लामार्कवाद प्रदान करता है कि लामार्कवाद में क्या है कि अर्जित लक्षण वंशांगत हो जाते हैं, है ना। तो अर्जित लक्षण वंशागत हो जाते हैं। लक्षणों के वंशागति का जो लामार्क का सिद्धांत था वो इस पर लागू हो जाता है और कदाचित वातावरणीय और जलवायु संबंधी परिस्थितियों की एवं आंतरिक शरीर क्रियात्मक दशाओं में परस्पर मिलकर पक्षियों में प्रवासन या प्रवास की परिघटना को जन्म दिया। अब हम बात करते हैं कि प्रवास के तात्कालिक कारण या उद्दीपन क्या हो सकते हैं। प्रवास की अंत प्रेरणा नैसर्गिक होती है। अंतः प्रेरणा जो होती है वो नैसर्गिक होती है, अर्थात इंस्टिंक्ट होती है, जन्मजात होती है। और प्रवास के लिए उद्दीपक एक अनुसंधान का विषय रहा है। उद्दीपन जो है, स्टिमुलेशन जो है ना, किस कारण से पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, एक अनुसंधान का ही विषय बना रहा है। और तत्कालिक कारण क्या हैं? क्या किसी आंतरिक घड़ी या बाह्य घड़ी के कारण उद्दीपन होते हैं? ये व्यक्तिगत रूप से पक्षियों को प्रत्येक वर्ष लगभग उसी समय प्रवास के लिए प्रेरित करते हैं। और यह भी संभव है कि सदा ऐसे तात्कालिक कारण बन जाते हैं जो प्रवास की सहज वृत्ति को प्रेरित करते हैं, जैसे भोजन का अभाव, दिन के प्रकाश का घटना। और अधिकतम पक्षियों में जो शरद में प्रवास करते हैं को उत्तरोत्तर वृद्धि का होना। विलियम रॉवेन के अध्ययन अनुसार दैनिक दीप्तिकाल जनन ग्रंथियों का परिवर्धन को प्रभावित करता है और कुछ मामलों में प्रवास व बैरोमीट्री दबाव की आकस्मिक वृद्धि से संबंधित किया गया है। और सामान्यतः प्रवास लैंगिक चक्र का ही एक भाग है। जो पक्षियों के जनक या गोनेट्स फूलने आरंभ होते हैं तो वे उत्तर की ओर उड़ना आरंभ करते हैं और जब वे जनन स्थलों पर पहुंचते हैं ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। प्रवासी जातियों के सदस्यों में जो ग्रीष्म में अपने शीतकालीन प्रवासों में ही रहते हैं उनमें दोषपूर्ण पाए गए, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि सेक्स हार्मोन्स प्रवास के कारण होते हैं। बसंत में प्रकाश वृद्धि या पतझड़ में उसकी कमी पिट्यूटरी ग्लैंड पर क्रिया करके पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि गोनेट्स को स्टिमुलेट करती है और जो फिर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके प्रवास की तीव्र इच्छा उत्पन्न करते हैं। और अनेक जातियां प्रवास के पूर्व बेचैनी दर्शाती हैं और अपने शरीर में और वसा का जमाव करती हैं जो कि आगे प्रवासन में स्टोर्ड फूड का काम करता है। और कौन सा कारक वास्तविक उद्दीपन या ट्रिगर करता है ये मालूम नहीं है, ये अज्ञात है। प्रवास की प्रेरणा किसी ऐसी अनजान चीज़ से मिलती है जो वार्षिक प्रजनन चक्र का भाग होती है और यह सभी जातियों में वही हो या आवश्यक भी नहीं है। और इसमें सहज आवर्तन इन्नेट रिदम से इसमें सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं पर्पज या एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन। प्रवास के उद्दीपन या स्थल लाभ प्रत्यक्ष और तर्क संगत है। इसमें पहला पॉइंट यह है कि प्रवास पक्षियों को कठोर जलवायु की पराकाष्ठाओं से बचने में सहायक होता है। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को बचाए रखने में, जीवित रखने में सहायक होता है। आर्कटिक प्रदेश जहां अनेक प्रवासी पक्षी प्रजनन करते हैं, ग्रीष्म के 3 महीनों के अलावा
पक्षियों के रहने के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। शीतकाल में अधिक उच्च तुंगताओं एल्टीट्यूड्स और ऊंचे अक्षांशों उत्तर के जनन स्थल जो होते हैं ऊंचे अक्षांशों से प्रवास कर जाने से ठंड, तूफानी मौसम, भोजन खोजने के लिए उपलब्ध अपेक्षाकृत छोटी दिनों और भोजन की कमी से सुरक्षा मिल जाती है। इसी प्रकार से प्रवासियों को या माइग्रेंट्स को शीतोष्ण या उष्ण क्षेत्रों के अपने शीतकालीन प्रवास आवासों में अपने घरों की अपेक्षा अधिक भोजन और अधिक अच्छी दशाएं मिल जाती हैं, जो घरों में बने रहने पर नहीं मिल पाती। गर्मियों में उत्तर के जनन स्थलों को वापस लौट आने पर पुनः उपयुक्त और अभिजीत घोंसले बनाने के स्थल, प्रचुर भोजन और भोजन खोजने के लिए प्रकाश के अधिक घंटों वाले लंबे दिन, न्यूनतम प्रयत्नों से ऐसे समय सहज मिलते हैं जब उनकी संख्या बढ़ रही होती है। और इस प्रकार प्रवास के द्वारा पक्षी दोनों गोलार्धों मतलब नॉर्थ और साउथ की खाद्य आपूर्ति का उपयोग और घोंसले बनाने के लिए नए क्षेत्रों का दोहन कर उस समय तक करते हैं जब तक कि परिस्थितियां उनके प्रतिकूल से अनुकूल न हो जाएं। और किसी क्षेत्र विशेष के पक्षियों का नियमित अंतराल पर बाहर प्रवास करते रहने से वहाँ के परभक्षियों को भोजन लगातार मिल नहीं पाता। इस प्रकार पक्षी प्रवासन से परभक्षियों की जनसंख्या में बहुत वृद्धि नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं प्रवास काल में पोषण कैसे होता है। सस्टेनेंस ड्यूरिंग माइग्रेशन। लंबी दूरी के सभी प्रवासियों को बिना खाए या बिना पिए कई सौ किलोमीटर उड़ना पड़ता है। अतः प्रवास करने से पूर्व पक्षी ऊर्जा का सुरक्षित भंडारण करते हैं और यहाँ प्रवास से पूर्व जमा की हुई वसा का महत्व ज्ञात होता है और एक भंडारण उत्पाद के रूप में ग्लाइकोजन के ऊपर वसा का कार्यकीय लाभ है, क्योंकि वसा का प्रति इकाई भार अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह उपापचय और श्वसन की उच्च दरों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए अधिक जल भी उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रवासी उड़यन के समय माइग्रेशन के समय जो फ्लाइट होती है उस समय लंग्स से फेफड़ों से अधिक वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। तो इस प्रकार से इनके शरीर से ऊर्जा का वास बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टोर्ड फैट जो होती है जंतुओं के बर्ड्स के शरीर में वो ऊर्जा प्रदान करती है। थैंक यू। अब ये टॉपिक माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स पूरी तरह से पूरा हो गया है, आप इसको समझिए। थैंक यू।